सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम आप कवर करेंगे चैप्टर नंबर 22 और जो कि बिजनेस लॉ के बुक का चैप्टर नंबर 22 है। और सर कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी लॉ के हमारे सेक्शन का चैप्टर नंबर 4 है सर ये। अब सर बात ये कि प्रोस्पेक्टस होता क्या है, इस हमारे चैप्टर का नाम है प्रोस्पेक्टस। सर पहले तो मैं आपको ये बता दूं प्रोस्पेक्टर होता क्या है। यार जब भी कंपनी जब भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज, वर्ड सिक्योरिटीज का क्या मकसद है? सर वर्ड सिक्योरिटीज का ये मकसद है कि शेयर्स, जब भी कंपनी को शेयर इशू करने हैं, सिक्योरिटीज के अंदर शेयर आ जाते हैं, ऑर्डिनरी शेयर आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, बॉन्ड्स आ गए, डिपेंचर्स आ गए। ठीक है ना, डिपेंचर भी इसी तरीके का होता है प्रेफरेंस शेयर जैसा। बॉन्ड आ गए, डिपेंचर आ गए। कंपनी को ऑर्डिनरी शेयर इशू करना है, प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, बॉन्ड इशू करना है, डिपेंचर इशू करना है, तो सर इनको सिक्योरिटीज बोला जाता है। अगर एक कंपनी को ये इशू करना है, किसको? जनरल पब्लिक को। जनरल पब्लिक को, उन लोगों को इशू करना है जो कि कंपनी को नहीं जानते कि कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, उसका क्या बिजनेस है। ठीक है, उसकी आज तक क्या करंट पोजीशन है, कंपनी अच्छी चल रही है, बेकार चल रही है, कंपनी पे कोई केस हुआ है, कंपनी की फ्यूचर की स्ट्रेटेजीज कौन सी होगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी का सीईओ कौन है, सीएफओ कौन है। तो सर कंपनी की जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं क्या है, कंपनी ये शेयर्स क्यों इशू करना चाहती है, कंपनी को फंडिंग की क्या जरूरत है, अभी तक किससे लोन ले चुकी है ये कंपनी। तो सर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी बातें कंपनी क्या करती है, अपने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड करती है। जब भी कंपनी को शेयर इशू करना होगा जनरल पब्लिक को, वो लोग जो कंपनी को नहीं जानते, जब भी कंपनी को शेयर इशू करना है, सिक्योरिटीज इशू करने हैं, प्रेफरेंस शेयर, डिपेंचर्स या बॉन्ड्स, किसको इशू करने? जनरल पब्लिक को। इस पूरी आवाम को जैसे कि अगर मैं सर अपना हैदराबाद के अंदर अलम अलम अगर मेरी कंपनी है और इसका मैं अगर शेयर इशू करना चाहता हूँ, लेट सपोज अलम मेरी कंपनी है सर, कंपनी एक में रजिस्टर है और उसका शेयर इशू करना चाहता हूँ, तो सर अब अलम के लिए मुझे किसको शेयर इशू करना चाहता हूँ? पूरी लतीफाबाद की आवाम को, या सर कासमाबाद की आवाम को, या पूरी हैदराबाद की आवाम को। अब पूरी हैदराबाद की आवाम को पता है कि अलम क्या करता है, अलम का क्या बिजनेस है, अलम की क्या कंडीशंस हैं, अलम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, अलम के अंदर अलम की फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या हैं। ठीक है ना, या ये शेयर इशू क्यों कर रहे हैं, पूरी हैदराबाद के आवाम को नहीं पता। तो उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए हम उनको उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए कि भाई हम क्या करते हैं, हम क्यों शेयर इशू करना चाहते हैं, सर हम आओ हमारे शेयर खरीदो, आओ हमारे डिपेंचर्स खरीदो। ठीक है ना, बेसिकली हम उनको ऑफर कर रहे हैं कि हम शेयर इशू कर रहे हैं। इशू करना मतलब ऑफर करना, आओ हमारे शेयर खरीदो, डिपेंचर खरीदो, प्रेफरेंस शेयर खरीदो, बॉन्ड खरीदो। तो कोई क्यों खरीदेगा जब तक आपके कारोबार का उसको पता नहीं होगा। तो उसको सर नॉलेज देने के लिए, हम लोगों को नॉलेज देने के लिए लॉ ने कहा कि जब भी कंपनी पब्लिक को, जनरल पब्लिक को ऑफर करेगी अपनी सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए ऑफर करेगी, आओ आओ आवाम मेरे शेयर खरीदो, तो सर उस वक्त कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? जैसे कि जो बंदा शेयर खरीदे, जो बंदा डिपेंचर खरीदे, जो बंदा सर प्रेफरेंस शेयर खरीदे, सर आपका ऑर्डिनरी शेयर खरीदे, तो सर कोई भी सिक्योरिटी खरीदे, तो सर जो कंपनी ने ऑफर की है अगर वो सिक्योरिटी खरीदे, इन्वेस्टमेंट करे तो वो क्यों करे, उसको पता तो होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस पढ़ेगा तो उसको पता लगेगा, उसको प्रोस्पेक्टस के अंदर हर वो इंफॉर्मेशन मिलेगी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको चाहिए होगी, जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी होगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के फ्यूचर एक्सपेक्ट्स क्या है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी की करंट पोजीशन क्या है। ठीक है ना, तो वो सारी बातें प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूडेड होंगी, जो कि एक इन्वेस्टर को, जिसको हमने ऑफर की है, जरूरी होगी
कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब कंपनी को, अब सर ये बताओ, जनरल पब्लिक को सिर्फ कौन सी कंपनी ऑफर कर सकती है? सर पब्लिक कंपनी, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। तो सर क्या प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है? नहीं। प्राइवेट कंपनी इट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ऑफर इट्स सिक्योरिटीज टू जनरल पब्लिक। तो क्या प्राइवेट कंपनी को इस बात से कंक्लूड हुआ, प्राइवेट कंपनी को क्या प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत है? नहीं सर, प्राइवेट कंपनी को कभी भी प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं है। तो सर फिर किसको जरूरत है प्रॉस्पेक्ट इशू करने की? सर वो कंपनी जो जनरल पब्लिक को शेयर अपने सिक्योरिटीज ऑफर कर सके, उस कंपनी को सर प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत है। सर फिर अगर प्राइवेट कंपनी को अगर शेयर अपने इशू करने हैं तो वो फिर कैसे करेगी? बेटा प्राइवेट कंपनी करती है प्राइवेट अरेंजमेंट में। जैसे मैंने अपने भाई को किया, मेरे भाई का दोस्त आया, उसको बिठा के मैंने किया, अपने फैमिली मेंबर्स को किया, तो उनको तो मैं खुद ही बता सकता हूं ना, उनको तो मैं खुद ही बता सकता हूं। मैं प्राइवेट कंपनी कभी भी आवाम को नोटिस देके, न्यूज़पेपर में देके, फेसबुक पे देके, सोशल मीडिया पे देके कोई भी ऑफर नहीं कर रही होती आवाम को ऐसे खुल्लम खुला ऑफर नहीं कर रहे होते। हाँ, प्राइवेट अरेंजमेंट बैठ के, गैदरिंग में बैठ के आप कर रहे हैं तो फिर प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप वहीं पे बता देते हैं। लेकिन अगर मैं कराची में मेरी कंपनी है, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान को शेयर इशू करना चाहता हूं और पेशावर में एक बंदा मेरा शेयर खरीदना चाहता है, तो क्या वो कराची आएगा? तो क्या वो कॉल करेगा, मुझसे पूछेगा भाई आपकी कंपनी क्या करती है? तो उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कंपनीज एक ने कहा कि यार आप क्या करो, उनके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करो। फिर जब भी मैं शेयर इशू करूंगा तो मैं प्रॉस्पेक्टस साथ में इशू करूंगा। कौन सी कंपनी करेगी? पब्लिक लिस्टेड कंपनी इशू करेगी सर प्रॉस्पेक्टस। पब्लिक लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, दोनों कंपनी, अनलिस्टेड भी कर सकती है क्योंकि अनलिस्टेड भी आवाम को सर शेयर इशू कर सकती है। तो सर जो ये दोनों कंपनीज, मतलब पब्लिक कंपनीज, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सर वो जब भी शेयर ऑफर करेंगी तो प्रॉस्पेक्ट इशू करेंगी। ठीक है। अब सर बात ये है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर आप अगर जो प्रेफरेंस शेयर है या डिपेंचर है, डिपेंचर सर इस तरीके से, सर डिपेंचर इस तरीके से होता है कि यार डिपेंचर भी ना आप इस तरीके से ना, आप सामने वाली पार्टी को बोलते हो कि आओ मेरे पास पैसे डिपॉजिट करवाओ, उसके बदले में मैं तुम्हें 10% सूद दूंगा। लेकिन अगर देखो हर कंपनी करेगी, लेकिन अगर कोई कंपनी बैंकिंग कंपनी है या जिसका काम ही यही है सर, जिसका काम ही यही है लोगों से लोन लेना, लोगों को लोन देना, सर लोगों से लोन लेना तो बदले में सूद देना, सर कौन सी ऐसी कंपनी होती है? सर वो कंपनीज जो कि बैंकिंग कंपनीज होती हैं या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, मतलब बैंकिंग कंपनी नहीं होगी लेकिन काम ऐसा ही होगा, तो फिर उन्हें प्रॉस्पेक्टस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तो काम ही यही है भाई। हम उनकी बात कर रहे हैं जिनका काम लोन लेना या लोन देना नहीं है, लोन देना या लोन लेना नहीं है, क्योंकि जिन कंपनी का ये काम होगा तो उनको प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है। लेकिन वो प्रॉस्पेक्ट दिए बगैर वैसे ही कंपनी का जनरल पब्लिक को ऑफर कर सकती है। कौन सी? जिनका काम ही लोन देना लोन लेना है, डिपॉजिट के लिए इनविटेशन देना। सर पर अगर वो कंपनी जो बैंकिंग के अलावा है सर, या ऐसी कंपनीज के अलावा है, तो कौन सी कंपनी हो गई बेटा? टेक्सटाइल की इंडस्ट्री हो गई, सर आपके ब्रोकरेज हाउस हो गए, सर आपके सीमेंट फैक्ट्रीज हो गई, सर आपकी आईटी इंडस्ट्री हो गई। इस तरीके की जो कंपनीज हैं सर, जो है वो जो कंपनीज हैं इस तरीके की, वो अगर शेयर इशू करना चाहें, पेट्रोल की कंपनीज हो गई, ऑयल वाली कंपनीज, तो सर केमिकल्स वाली कंपनीज हो गई, तो इस तरीके से जो कि आपकी कंपनीज हैं अगर वो शेयर इशू करना चाहती हैं, डिपेंचर इशू करना चाहती हैं या सर प्रेफरेंस शेयर, तो उनको प्रॉस्पेक्ट जनरल पब्लिक को अगर इशू करना चाहती हैं तो उनको प्रॉस्पेक्ट इशू करना पड़ेगा। ठीक है सर। तो अल्ट्रेशन के टाइम प्रोस्पेक्टस भी अपडेट करना होगा? नहीं नहीं। अच्छा एक और मेन बात, सर प्रोस्पेक्टस कब कब कंपनी इशू कर सकती है? बेटा प्रोस्पेक्टस की कोई टाइम नहीं, प्रोस्पेक्टस की कोई टाइम नहीं। अगर आपको लगता है आप जिंदगी में कभी भी शेयर इशू करना चाहते हैं, कभी भी शेयर इशू करना चाहते हैं, कभी भी आप प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहते हैं, ऑर्डिनरी शेयर इशू करना चाहते हैं, आप सर कभी भी डिपेंचर इशू करना चाहते हैं, सर आप बॉन्ड इशू करना चाहते हैं, जब दिल करे आपको इशू करने हैं, तो सर आपको साथ में प्रॉस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा।
जनरल पब्लिक को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम जनरल पब्लिक को इशू करना चाहते हो, जो लोग जनरल पब्लिक मतलब जो लोग तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारी कंपनी को नहीं जानते, अगर जो लोग तुम्हें जानते हैं तुम उन्हीं को इशू कर रहे हो, तो तुम्हें प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोस्पेक्टस का मकसद ही यही है कि इन्वेस्टर को जो बंदा तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, उसको अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो तुम्हारी कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस पढ़ के ले लेगा, फिर उसकी मर्जी है कि इन्वेस्टमेंट करे या ना करे। ठीक है ना, तो प्रोस्पेक्टस हेल्प करता है इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सर प्रोस्पेक्टस आप अपने पहले साल में करो, कंपनी बनते हुए, इनकॉर्पोरेट हुए, सर दूसरे साल में करो, तीसरे साल में करो, चौथे साल में करो, अगर एक दफा कर लिया है तो दूसरी दफा कर लो, फिर शेयर इशू करने हैं फिर करो, जब तुम जनरल पब्लिक को ऑफर करोगे प्रोस्पेक्टस को इशू करोगे। ठीक है, अब बात यह है कि सर यहां से लेके यहां तक डेफिनेशन आप पढ़ लें, यहां से लेके यहां तक आप डेफिनेशन रीड कर लें, इस डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दें। सर ये डेफिनेशन जो है आपके पेपर में आ सकती है, काफी टाइम से नहीं आई है, आपके पेपर के अंदर डेफिनेशंस कवर हो रही होती हैं, कभी प्राइवेट कंपनी की पूछता है, कभी सर आपसे पूछेगा, पब्लिक की तो नहीं पूछेगा, प्राइवेट कंपनी की पूछेगा, कभी होल्डिंग सब्सिडरी की पूछता है, कभी बॉडी कॉर्पोरेट की पूछता है, कभी प्रोस्पेक्टस की पूछता है, आगे भी और डेफिनेशन है वो भी पूछ सकता है आप लोगों से, मेंबर की भी पूछता है। ठीक है, नहीं न्यूज़पेपर में एड आता है सर, उसको भी प्रोस्पेक्टस कहते हैं बेटा। न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़पेपर में एक एड जो आएगा तो वो ये बता रहा होगा कि यार मेरी कंपनी का प्रोस्पेक्टस कहाँ अवेलेबल है। न्यूज़पेपर में आप ऑफर कर रहे होते हो, न्यूज़पेपर में आप ऑफर कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो लेकिन न्यूज़पेपर के अंदर जो है ना पूरी इंफॉर्मेशन कवर नहीं हो रही होती। तो सर आपने ये रीड कर ली, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब एक बात सुने, प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन जब अवेलेबल होती है कि मेरी कंपनी क्या करती है, उसका स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं, तो उसके साथ साथ एक और चीज भी अवेलेबल होती है, एक और ऐसा डॉक्यूमेंट या नोटिस या ऐसा कागज का टुकड़ा अवेलेबल होता है जिसके अंदर हम ऑफर कर रहे होते हैं कि हम इस दफा इतने शेयर इशू कर रहे हैं, तो अगर आपने खरीदने हैं तो हमें इस जगह पे अवेलेबल है, इस जगह पे वो जगहें बताई जाती हैं, स्पेसिफाइड होती हैं, इस जगह पे अवेलेबल है, आप जाके वहां से खरीद सकते हैं। ठीक है, अब एक बात सुने सर, बात ये है कि अगर कभी कंपनी क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ उस नोटिस के अंदर जो प्रोस्पेक्टस के अंदर मौजूद है ऑफर, उस नोटिस को बोला जाता है ऑफर डॉक्यूमेंट। उसको क्या बोला जाता है, ऑफर डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के अंदर ऑफर की जाती है कि हम शेयर सेल कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर, ऑर्डिनरी शेयर। ठीक है ना, अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक ही ऑफर की गई है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा, एक ही सिक्योरिटी की ऑफर की गई है तो उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा। पर अगर उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक से ज्यादा मल्टीपल सिक्योरिटीज की ऑफर की गई है, जैसे कि अगर हमने सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर की ऑफर की है, आओ ऑर्डिनरी शेयर खरीदो, या सिर्फ और सिर्फ सर हमने प्रेफरेंस शेयर की ऑफर की है, आओ प्रेफरेंस शेयर खरीदो, या सिर्फ और सिर्फ हमने डिपेंचर की ऑफर की, आओ डिपेंचर खरीदो, तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोस्पेक्टस कहलाएगा। पर अगर हमने अपने नोटिस के ऑफर के डॉक्यूमेंट में हमने कहा है हम शेयर भी ऑफर कर रहे हैं, हम सर अल्लाह आपका भला करे, पर अगर सर उस नोटिस के अंदर अगर आपका अगर आपका सर उस नोटिस के अंदर एक ही ऑफर की गई है जो कि नोटिस प्रोस्पेक्टस में इंक्लूडेड होता है, तो सर उसको उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस कहा जाएगा। पर अगर उस नोटिस के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटीज के ऑफर है, जैसे कि ऑर्डिनरी शेयर की ऑफर है, प्रेफरेंस शेयर की ऑफर है, या सर एक से ज्यादा सिक्योरिटी की ऑफर है, या सर डिबेंचर की ऑफर है, या बॉन्ड की ऑफर है, तो सर उस प्रोस्पेक्टस को कहा जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। जिस प्रोस्पेक्टस के अंदर जो ऑफर डॉक्यूमेंट आ रहा है उसको सर उसके अंदर अगर मल्टीपल सिक्योरिटीज के ऑफर हैं तो सर उसको कहा जाता है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो सर इस बात को भी रीड कर लें, यहां से लेके यहां तक कंडीशंस तक इसको रीड कर लें तो फिर हम आगे बढ़ें।
शेल प्रोस्पेक्टस की एग्जांपल दी ना मैंने। शेल प्रोस्पेक्टस की एग्जांपल दी ना। शेल प्रोस्पेक्टस का मकसद है कि अगर मैं एक कंपनी, एक एग्जांपल इसकी क्या दूं, अब कोई रियल लाइफ में एग्जांपल ये है कि अगर कोई कंपनी एक सिक्योरिटी ऑफर कर रही है। सर अगर कोई कंपनी, देखो मेरे प्रोस्पेक्टस के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है जो कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई, हमारी पुरानी जो एक्सपीरियंस रहा है, हिस्ट्री रही है, उसमें हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारे फ्यूचर में क्या टारगेट से हम क्या करेंगे हम सर, उसके अलावा हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, हमारा ऑडिटर कौन है, तो ये सारी बातें होंगी सर। उसके अलावा शेल प्रोस्पेक्टस के आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर एक डॉक्यूमेंट होता है इंफॉर्मेशन के अलावा, जिसको ऑफर डॉक्यूमेंट बोला जाता है। उस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर सिक्योरिटी की ऑफर की जाती है। अब सिक्योरिटीज को कौन कौन सी होती है मैंने आपको बता दी। अगर सर उस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर एक सिक्योरिटी ऑफर की गई है, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर की बात की गई कि हम ये इशू करना चाहते हैं, या एक कंपनी सिर्फ और सिर्फ सर आपका प्रेफरेंस शेयर लेना चाहती है, या एक कंपनी आपका सर डिपेंचर या बॉन्ड लेना चाहती है, तो उसको ऑफरिंग डॉक्यूमेंट को इशू करना चाहती है, उस ऑफरिंग डॉक्यूमेंट को सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टस बोला जाएगा। पर अगर उस ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर, जो कि प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूडेड होगा, मल्टीपल सिक्योरिटीज की ऑफर की जाए, एक से ज्यादा, मतलब ऑर्डनरी के साथ साथ कंपनी डिपेंजर भी इशू कर रही है, ऑर्डनरी के साथ साथ कंपनी सर या प्रेफरेंस भी इशू कर रही है, प्रेफरेंस शेयर डिपेंजर भी इशू कर रही है, कंपनी डिपेंजर भी इशू कर रही है, कंपनी बॉन्ड भी इशू कर रही है। तो अगर एक से ज्यादा कंपनी शेल प्रोस्पेक्टस ऑफर डॉक्यूमेंट में सिक्योरिटीज डाल दे, इशू कर रही है एक ही वक्त में, तो सर एक ही टाइम में, ठीक है ना, कि भाई कंपनी ने कहा कि मेरे पास हम 60 दिन के लिए अपने शेयर इशू कर रहे हैं, साथ में ही ऑर्डिनरी शेयर इशू कर रहे हैं, और साथ में ही हम बॉन्ड भी इशू कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोस्पेक्टस में ये डाल दिया 60 दिन के लिए, तो लोग आएंगे और वो खरीदेंगे, जिसको बॉन्ड खरीदना होगा बॉन्ड खरीदेगा, जिसको शेयर खरीदना होगा शेयर खरीदेगा। तो सर इसको बोला जाता है शेयर प्रोस्पेक्टस, अगर एक से ज्यादा सिक्योरिटीज खरीदी उसके अंदर ऑफर की जाए, ठीक है। समझ में आया सब लोगों को। आगे बढ़ू, सबने पढ़ लिया तो बता दो यार, आगे बढ़ लूं मैं। ठीक है, तो सर अब एक स्टेप आगे चलते हैं। अब सीन ये है कि आपका जो एक दफा आपने सप्लीमेंट प्रोस्पेक्टस का क्या सीन है, अगर आपने एक प्रोस्पेक्टर इशू कर लिया, जनरल पब्लिक को आपने एक प्रोस्पेक्टर इशू कर लिया, अब शेल प्रोस्पेक्टस हो या प्रोस्पेक्टस हो, ठीक है ना, आपने प्रोस्पेक्टर इशू कर लिया है जनरल पब्लिक को, बाद में कोई ऐसी चेंजेस आ गई जो कि आप चेंजेस, जैसे कि आईकेप आईकेप क्या करता है, अपना स्टडी पैक अगर उसने इशू कर लिया, आईकेप अगर उसने अपना, जैसे अभी आईकेप ने 2017 में या 18 में स्टडी पैक इशू किया था बिजनेस लॉ का, उसके बाद अभी क्या हुआ, चेंजेस आई आईके पे स्टडी बुक पैक के अंदर, और आईके नया बुक किसी वजह से इशू नहीं कर सका, तो उसने क्या किया, सप्लीमेंट्स वो चीजें होती हैं जो कि मतलब ये बता रही होती हैं, ये शो कर रही होती हैं कि आईके के बुक के अंदर जो पुरानी चीजें जो कि अब अनअपडेटेड हैं, जो कि अब सर आउटडेटेड हो चुकी हैं, जब वो किसी काम की नहीं है तो उनको डिलीट कर लो, और जो सप्लीमेंट आईकेएम ने इशू की हैं सर, वो अपडेटेड है, वो उसके अंदर इंक्लूड कर लो। तो सप्लीमेंट ये चीजें होती हैं कि हमारी सिलेबस के अंदर ये चीजें अपडेट आई हैं, ये पुराने वाले बुक में अपडेट कर दो, और सर उसमें इंक्लूड कर दो, और अपने बुक को अपडेटेड बना दो। मैं दोबारा रिपीट करूं, आईकेप अगर बिजनेस लॉ की या कोई भी बुक इशू करता है स्टडी पे, और एकदम से जल्दी में चेंजिंग आ जाती है जिसकी वजह से आईके सर वो अपडेटेड नया बुक पूरा इशू नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है, सप्लीमेंट दे देता है अपने बुक को अपडेटेड बनाने के लिए। उसी तरीके से अगर आपने एक प्रोस्पेक्टस इशू कर लिया है
प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है जनरल पब्लिक को, आपने बना के प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है जनरल पब्लिक को, आपने नोटिस भी दे दिया है यार आ जाओ मेरे शेयर खरीदो। तो सर अब उसके बाद कोई मेजर चेंजेस आ गई, उसके बाद मेजर चेंजेस आ गई जो कि शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को बताना जरूरी है, जो शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर को बताना जरूरी है। तो सर अब आप वो कैसे बताएंगे, आपने प्रोस्पेक्टस तो इशू कर दिया है, फिर आप क्या करते हैं, सप्लीमेंट प्रोस्पेक्टर इशू करते हैं कि यार हमने जो प्रोस्पेक्टर इशू किया है ना, अब नया प्रोस्पेक्टर तो दोबारा इशू नहीं करेंगे, या तो नया प्रोस्पेक्टर इशू करें, या तो सर उसी प्रोस्पेक्टस को अपडेट करने के लिए जहां जहां पे चेंजेस आप लाना चाहते हैं, जो जो नई बात आप बताना चाहते हैं, तो सर अपडेटेड बात बताना चाहते हैं, तो सर वो आप बताएंगे सप्लीमेंट इशू करके, सप्लीमेंट इशू करके। तो पुराना प्रोस्पेक्टर वैलिड रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ पुराना सर प्रोस्पेक्टस रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल एग्जामिनेबल सप्लीमेंट यही होता है सर। पुराना वो बुक के हिसाब से होता है, ये प्रोस्पेक्टस के हिसाब से बता रहा हूँ। जब भी कंपनी ने शेयर इशू करने के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किया और एकदम से कोई सिग्निफिकेंट बड़ी चेंज आ गई, कंपनी पे केस हो गया सर, तो उसके अंदर बहुत सारे अमाउंट, अब कंपनी ने केस हार, कंपनी जो है केस उसमें डिफीट हो गई, उसको पेनल्टी लग गई है, तो वो उसको बियर करनी पड़ेगी। तो सर अब वो बताना चाह रही है अपने इन्वेस्टर को, लॉ कह रहा है, या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज बतानी है कंपनी को, तो कंपनी कैसे बताएगी, प्रोस्पेक्टस की या तो नया इशू करे, पुराने वाले को खत्म करे, या तो इस बीच में कंपनी क्या करेगी, जैसे 60 दिन के लिए नॉर्मली कंपनी इशू कर रही है, तो 60 दिन के लिए 30 दिन हो गए, बाकी 30 दिन बचे हैं, बाकी 30 दिन हो गए, बाकी 30 दिन बचे हैं, तो सर कंपनी क्या करे, या तो नया प्रोस्पेक्टस इशू करे, या उसी प्रोस्पेक्टस को अपडेट करने के लिए जो जो चीजें उसको अपडेट करनी है वो सप्लीमेंट में इशू कर दे, और लोगों को बताए कि भाई ये नई नई अपडेट्स आई हैं, ये चेक कर लेना। तो इस चीज को सप्लीमेंट्री प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। तो इस बात को रीड कर लें सर, इस बात को रीड कर लें सर। सर इसको भी रीड करें, और ये पर्पस ऑफ जो प्रोस्पेक्टस है सर, इसको भी रीड करें, पर्पस ऑफ प्रोस्पेक्टस को भी रीड करें, सप्लीमेंट से लेके यहाँ तक रीड करें सर, यहाँ तक, यहाँ सिक्योरिटीज तक रीड करें सर इस बात को। तो सर अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर अब बात ये है कि जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टर इशू करेगी, जब भी कंपनी प्रोस्पेक्टर इशू करेगी, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एसईसीपी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंपनी को जब भी प्रोस्पेक्टर इशू करेगी, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टर इशू करने के बाद एसईसीपी, सर जब अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी है सर, क्या करना क्या है कि मुझे प्रोस्पेक्टर इशू करना है सर, मेरी जो प्रोस्पेक्टस है उसको क्या करना है, अगर मैं कंपनी हूँ, मैं अपने शेयर इशू करना चाहती हूँ, सिक्योरिटी इशू करना चाहती हूँ, तो सीन ये है कि सर, तो सीन ये है कि अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस कमीशन की रिक्वायरमेंट है कि एसईसीपी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एसईसीपी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, एसईसीपी को दिखाना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस, वो चेक करेगा, वो मुझे लाइक वाइज अप्रूवल देगा, उसके बाद मैं इशू कर सकूंगा, वरना मैं इशू नहीं कर सकता। लेकिन सर ऐसी कौन सी कंपनीज हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको एसईसीपी के अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, जिसके अंदर आप प्रोस्पेक्टर इशू करें ना करें आपकी मर्जी है, आप वैसे ही शेयर इशू कर सकते हैं, सही है। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, ऐसे कौन से सरकमटेंसेस हैं जिसमें आप, अगर आप सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं, बॉन्ड्स ऑफर कर रहे हैं, तो आपको प्रोस्पेक्टर इशू करने की जरूरत नहीं है सर। तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको सिक्योरिटीज इशू करने के बाद, सिक्योरिटी इशू करनी है, ऑफर करनी है जनरल पब्लिक को, तो सर आपको सर से प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं। कौन सी सर, सर जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है सर, फॉरेन बॉन्ड इशू कर रहा है, या सर बॉन्ड्स इशू कर रहा है, ठीक है, या सर सिक्योरिटीज ऑफर कर रहा है, सेविंग ऐसे बॉन्ड इशू कर रहा है, तो सर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को लॉ ने कहा कि तुम्हें एसईसीपी की अप्रूवल नहीं चाहिए, तुम्हें प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं। क्यों क्यों मना किया, क्या वजह हो सकती है? इस वजह से बेटा बात सुनो, प्रोस्पेक्ट इशू करने का मकसद ही यही है कि प्रोस्पेक्टस उन लोगों के लिए इशू किया जाता है जो कि कंपनी को नहीं जानते, जैसे कि अलम को तो पूरे हैदराबाद में तो नहीं जानता कोई,
अलम को तो पूरे कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर तो कोई नहीं जानता। तो अगर कोई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा तो वो बताएगा, उसको इंफॉर्मेशन देने के लिए सर अलम प्रॉस्पेक्ट इशू करता है। ठीक है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को तो सब जानते हैं, हर पूरा पाकिस्तान जाता है, हर पूरी आवाम का हर एक बच्चा बच्चा सर स्टेट बैंक को जानता है कि स्टेट बैंक क्या करती है। तो स्टेट बैंक कभी भी सिक्योरिटी इशू करेगी तो स्टेट बैंक को प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्टेट बैंक का प्रोस्पेक्टस इशू करना मतलब उसके बारे में बताना कि यार ये क्या करती है, ये क्यों करती है, इसकी करंट पोजीशन क्या है, जबकि ये ऑलरेडी मुल्क को पता है, पूरे पाकिस्तान की आवाम को पता है कि स्टेट बैंक क्या करती है, उसका क्या काम है, उसकी करंट पोजीशन क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है। तो सर ऑलरेडी जब सब पता है तो जब भी वो सिक्योरिटी इशू करेगी तो सर मतलब गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू की, तो इसका मकसद प्रोस्पेक्टस उनको इशू नहीं करना। प्रोस्पेक्टस का मकसद यही है कि मैं उन बंदों को शेयर इशू करूं, उन बंदों को शेयर इशू करूं जो सर जो जिनको नॉलेज ना हो। स्टेट बैंक के लिए तो सबको पता है सर। अगर अगर सर दूसरी बात, अगर सिक्योरिटी ऑफर की जाए प्राइवेट ऑफर में, प्राइवेट मतलब सर प्राइवेट ऑफर में किस तरीके से, जैसे कि अगर मैं सिक्योरिटी जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहा, मैं अपने घर वालों को ऑफर कर रहा हूँ, मैं अपने भाई के दोस्त को ऑफर कर रहा हूँ, मैं सर अपने जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहा, मैं अपने सर बहनोई को सर मैं इस तरीके से अपने वाइफ को या सर किसी दोस्त के दोस्त को या दोस्त के फैमिली मेंबर को मैं सर ऑफर कर रहा हूँ, जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर रहा, तो सर उसको भी आपने प्राइवेट जिसमें जनरल पब्लिक की चीज नहीं है उसके अंदर भी आपने प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं है। आप इशू भी करें तो एसीसीपी की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी, एसीसीपी की अप्रूवल जब चाहिए होगी प्रोस्पेक्टस पे जब आप जनरल पब्लिक को इशू कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज दूसरी चीज सर, अगर आप अपने जैसे कि अगर आप अपने सब्सिडरी या जैसे एक कंपनी है, जैसे एक कंपनी है, मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूं। सर अब एक बात सुने, जैसे कि एक कंपनी है, अगर वो क्या करती है सर, जैसे कि एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी एक है सब्सिडरी जी लिमिटेड, एक है इसकी सब्सिडरी, एक है इसकी, ये है इसकी सर सब्सिडरी, एबीसी की ये सब्सिडरी है। इसकी एबीसी लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी है, उसका नाम है पीस लिमिटेड। ठीक है सर, ये इसकी क्या है, ये इसकी होल्डिंग कंपनी है। अब एक बात सुने सर, ये इसकी होल्डिंग कंपनी है, ये इसकी सब्सिडी कंपनी। अब अगर एबीसी लिमिटेड एबीसी लिमिटेड एक बात बताओ कि जी लिमिटेड के भी मेंबर्स होंगे जिन्होंने शेयर खरीदे होंगे, जी लिमिटेड के भी मेंबर्स होंगे जिन्होंने शेयर खरीदे होंगे, तो इन मेंबर्स को ये पता होगा, इन मेंबर्स को ये पता होगा कि हमारी, इन्होंने किसके, ये जो मेंबर्स हैं, सपोज करो इसके मेंबर्स हैं सर ए बी सी, सपोज करो, वैसे तो ज्यादा मेंबर्स होंगे, वैसे बता रहा हूँ, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ज्यादा मेंबर्स होंगे वैसे ही बता रहा हूँ एक एग्जांपल पे तौर पे सर, चीज को समझाने के लिए। सर ये मेंबर्स हैं ए बी सी किसके, जी लिमिटेड के। क्या इन मेंबर्स को पता नहीं होगा कि हमारी जो जी लिमिटेड है ये सब्सिडरी है किसकी, एबीसी लिमिटेड की? क्या इनको पता नहीं होगा कि हमारी जो जी लिमिटेड है जिसके शेयर्स हमारे हैं, हमने लिए हुए हैं, ये सब्सिडरी है किसकी सर, एबीसी लिमिटेड की। ठीक है सर, तो इनको क्या नहीं पता होगा कि ये जी लिमिटेड क्या करती है, इसका क्या कारोबार है, इसकी क्या एक्टिविटीज हैं? बिल्कुल पता होगा, बिल्कुल हर चीज का पता होगा। अगर एबीसी लिमिटेड अगर एबीसी लिमिटेड अपनी सब्सिडरी कंपनी के मेंबर्स को शेयर इशू कर रही है, अगर एबीसी लिमिटेड अपने सब्सिडरी कंपनी के मेंबर्स को शेयर इशू कर रही है, तो क्या इनको प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं है जरूरत। क्यों प्रोस्पेक्ट इशू करने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं है?
क्योंकि सर ये ऑलरेडी जो सब्सिडरी के जो मेंबर्स होते हैं, जो ऑलरेडी सब्सिडरी के मेंबर्स होते हैं, इनको पता होता है कि हमारी कंपनी की होल्डिंग कंपनी का क्या कारोबार है, हमारी कंपनी होल्डिंग कंपनी की क्या पोजीशन है, उसका करंट स्टेटस क्या है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या है, ये सब पूरी इंफॉर्मेशन इनके पास होती है। तो इनको प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही अगर सिर्फ और सिर्फ आप आप सर अपनी आप सर अपनी एक होल्डिंग कंपनी, अगर होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडी कंपनी के मेंबर्स को शेयर इशू कर रही है, तो सर इस केस में एसीसीपी से अप्रूवल नहीं चाहिए होगा प्रॉस्पेक्टस के लिए, या भले आप प्रॉस्पेक्टस इशू ना करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पर सर अगर ये जो होल्डिंग ये अब यहाँ पे ये होल्डिंग कंपनी है, यहाँ पे ये होल्डिंग कंपनी है, यहाँ पे ये सब्सिडी कंपनी है। अगर एक कंपनी अब देखो ये होल्डिंग कंपनी है, तो इसके भी मेंबर्स होंगे। क्या इसके मेंबर्स इस पीस लिमिटेड के मेंबर्स नहीं जानते होंगे? क्या पीस लिमिटेड के मेंबर्स नहीं जानते होंगे कि हमारी कंपनी की सब्सिडी कौन है? सर बिल्कुल जानते होंगे। क्या उनको नहीं पता होगा कि एबीसी लिमिटेड जो सब्सिडी है पीस लिमिटेड की, उसका क्या कारोबार है, क्या करती होगी? सर बिल्कुल पता होगा। तो सर जब भी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को शेयर इशू करेगी, जब भी कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को शेयर इशू करेगी, होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स, जब भी मतलब आसान अल्फाज में, जब भी सब्सिडरी शेयर इशू करेगी मेंबर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो सर उस केस में भी या तो प्रॉस्पेक्टस इशू कर लो, उसको अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं है, एसीसीपी से अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं है, या बिना प्रॉस्पेक्टस इशू किए बगैर तुम लोग इनको शेयर इशू कर सकते हो, या भले प्रॉस्पेक्टस इशू करो पर अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं है। तो दो बातें हुई, अगर एक कंपनी अपनी सब्सिडरी के मेंबर को शेयर इशू कर रही है तो प्रॉस्पेक्टस को अप्रूवल करवाने की जरूरत नहीं है। अगर एक कंपनी अपने होल्डिंग कंपनी के मेंबर्स को शेयर इशू कर रही है तो प्रॉस्पेक्टस इशू करवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात हुई सर। अगर अच्छा एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, एक और स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर एक कंपनी है, ठीक है, अलम लिमिटेड, ठीक है, ठीक है। अगर सर अलम लिमिटेड के जो मेंबर्स हैं वो हैं कोई 10, ऑलरेडी मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं इनके पास, ये कैसे बने? शेयर्स लेके। अगर अलम इन्हीं को दोबारा शेयर इशू करना चाहता है, इन्हीं सेम मेंबर्स को दोबारा शेयर इशू करना चाहता है, पहले भी इशू किए हुए हैं, इनको ही मजीद इशू करना चाहता है, जनरल पब्लिक को नहीं कह रहा, इन्हीं को इशू करना चाहता है, तो क्या प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत है? नहीं सर, क्योंकि इनको तो ऑलरेडी पता है अलम क्या करता है। लेकिन सर अगर अलम इनके मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स को, जो मेंबर हैं मेरे, जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं मेरे, जो ऑलरेडी अलम लिमिटेड के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं, अगर उनके फैमिली मेंबर्स को भी ऑफर करना चाहता है, उनके भाई को, एक मेंबर के भाई को, एक मेंबर की बीवी को, एक मेंबर के सर फादर को, एक मेंबर की मदर को, एक मेंबर के कजन को, फैमिली मेंबर को इशू करना चाहता है, तो क्या प्रॉस्पेक्ट इशू करने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं जरूरत है, क्योंकि ये मेंबर उनको ऑलरेडी बता देगा कि भाई ये कंपनी क्या करती है, या इनको पता होता है कि मेरे मेंबर ने, मेरे दोस्त ने, मेरे भाई ने कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है। तो सर इस मामले में भी प्रॉस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, या अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो सर यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़े, एक ही मामला है, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा एक और वर्ड बता दूं जैसे फिर आप रीड करें, ठीक है। अब एक वर्ड है बोनस शेयर, एक वर्ड है, ये बोनस शेयर पता है क्या होता है? बोनस शेयर ये सीन होता है सर, अब एक कंपनी जैसे बायको पाकिस्तान ने क्या किया? डिविडेंड अनाउंस किया, या तो डिविडेंड अनाउंस किया कि भाई हम ₹20 पर शेयर देंगे, जिसके पास एक शेयर है हम उसको ₹20 देंगे, या तो इस तरीके से कंपनी करती है, या कंपनी कहती है कि भाई मैं पैसे, वैसे तो ₹20 पर शेयर आया है लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी,
उसके बदले में मैं क्या करूंगी, मजीद शेयर दे दूंगी। उसके बदले में मजीद ये 20 रुपए में नहीं दूंगी, तुम्हारा जो डिविडेंड आया है वो आया है 20 पर शेयर, लेकिन ये शेयर नहीं दूंगी, इसके बदले में, इसके पैसे नहीं दूंगी, इसके बदले में शेयर दे दूंगी अपनी कंपनी के, अपने शेयर और मजीद दे दूंगी। जैसे कि उस वक्त अगर मार्केट में शेयर चल रहा है बाइको पाकिस्तान का, लेट सपोज सर कोई 5 रुपए पर शेयर, ₹5, ठीक है ना, ₹5 पर शेयर मार्केट की प्राइस है। अगर आप मार्केट से जाके बाइको पाकिस्तान का शेयर खरीदें तो ₹5 पर शेयर अगर मार्केट में चल रहा है और कंपनी ने अपना जो डिविडेंड अनाउंस किया है ₹20 पर शेयर कहा है, तो या तो कंपनी कहती है कि कैश में, या तो कभी कंपनी कहती है कैश में डिविडेंड अनाउंस करती है, या तो कहती है कैश में नहीं दूंगी, मैं शेयर के फॉर्म में दूंगी, शेयर के फॉर्म में दूंगी। जो शेयर के फॉर्म में डिविडेंड दिया जाता है उसको बोला जाता है बोनस शेयर, ठीक है ना। अब ये जो, अगर फिर क्या किया जाता है, ये जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस कितने की चल रही है, मार्केट में कितने का शेयर मिल रहा है, ₹5 का। तो अब अगर डिविडेंड ₹20 था तो कितने शेयर मिलने चाहिए, 4 शेयर। 4 शेयर ये अपने मजीद इशू कर देती है, 4 शेयर। लेकिन इससे कंपनी को क्या फायदा होता है, कंपनी को बेटा ये फायदा होता है कि ये जो शेयर है ना, ये जो रुपीज है ना, ये पैसे अपने पास रहे, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ, कैश का जाना नहीं हुआ, कैश अपने पास हाथ में ही रहा, शेयर दे दिए मजीद। तो अगर कंपनी कभी कभी कैश दे देती है डिविडेंड के फॉर्म में, या मजीद शेयर इशू कर लेती है, जो मजीद शेयर इशू किए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, बोनस शेयर, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके अब यहाँ तक पढ़ लें सर, यहाँ से लेके कौन से केसेस में एसईसीपी की अप्रूवल नहीं चाहिए होगी प्रोस्पेक्टस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रीड कर लें तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है सर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में प्रोस्पेक्टस को खत्म करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।